बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की रियाजी का जो यूनिट नंबर 1 है उसकी पहली मश्क यानी 1.1 मश्क को हल करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उस मश्क से मुतल्लिका जो तारीफ़ें हैं और जो मारूज़ी है उसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि मश्क हम आसानी से हल कर सकें और हमारा जो मारूज़ी वाला हिस्सा है वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके लिए ये मश्क इंतहाई आसान हो जाएगी। इस यूनिट का नाम है कालब और कालबों का मक्ता। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, अंग्रेज़ी में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आपका एफएससी करने का इरादा होगा तो यकीनन वहाँ पे आपको अंग्रेज़ी मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि थोड़े थोड़े जो अंग्रेज़ी में लफ्ज़ दिए गए हैं उनको भी पढ़ा करें। तो सबसे पहले इसके जो है वो तारुफ़ के बारे में हमें बताया गया है, इसका तारुफ़ दिया गया है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, इस्तेमाल के बारे में बताया गया है कालब के। कालब और इसके मक्ता जैसे तसव्वुरात कई उलूम मसलन रियाजियात जैसे मैथमेटिक्स कहते हैं इसको और अंग्रेज़ी में, और शुमारियात जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, फ़िज़िक्स को फ़िज़िक्स ही कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के मुतालिया में ममदू व मुआवन साबित होते हैं, यानी कारामद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। कालबों के इस्तेमाल ने कंप्यूटर साइंस की इस सदी में, सदी कहते हैं 100 साल को, कंप्यूटर साइंस की इस सदी में इनकलाबी किरदार अदा किया है और मज़ीद भी कर रहा है या मज़ीद कर रहा है। कालब का तस्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले, इसका नाम है आर्थर कैले, ये नाम याद रखना है आपने। और ये इंग्लिस्तान का जो रियाजीदान था, ठीक है, 19वीं सदी में, ये 19 सदी में आया और 19 सदी में ये दुनिया से चला गया। ठीक है, आर्थर कैले इसका नाम था। इसने पेश किया, इसने 1857 से 1858 में कालबों की थ्योरी पेश की। ठीक है जी, कालब क्या होता है, अब कालब के बारे में हमें बताया जा रहा है, इसकी तारीफ़ भी दी है इसमें और वजाहत भी बयान की गई है। तो सबसे पहले देखें, गौर से सुनना है आपने और इसको समझने की कोशिश करनी है आपने कि हकीकी आदाद की मदद से एक मुस्ततिली बनावट। अब हकीकी आदाद के बारे में पता होना चाहिए कि हकीकी आदाद यहाँ पे लिखा गया है, तो क्या हकीकी आदाद होते हैं। हकीकी आदाद को आर से शो किया जाता है, ठीक है, और ये होते हैं नातक और गैर नातक आदाद का मजमुआ। ठीक है, नातक जो होते हैं उनको क्यू से ज़ाहिर किया जाता है, गैर नातक को क्यू डैश से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर नातक और गैर नातक आदाद को हम इकट्ठा कर लें तो वो हकीकी आदाद बनते हैं, यानी रियल नंबर्स बनते हैं वो। अब रियल नंबर्स में से, यानी वो नातक भी हो सकता है वो नंबर, वो गैर नातक भी हो सकता है, की मदद से एक मुस्ततिली बनावट यानी मुस्ततील शक्ल की वो बनावट बनेगी। जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए मुस्ततील शक्ल में लिखा हुआ है इसको, नंबरों को। मसलन अब वो नंबर भी बता दिए कि मिसाल के तौर पे नंबर हमारे पास 0 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, और 7 नंबरों की मदद से बनावट, और 7 मतलब कि एक हिंसा ही है, 7 भी की मदद से बनावट, यानी ये हिंसे दिए हमें और इनसे एक मुस्ततिली बनावट की शक्ल में जो है वो हमें लिख दिया गया इन नंबरों को। ब्रैकेट में बंद कर देने, ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बनावट है इसको बाद में ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, देने को कालब कहा जाता है, इनको कालब कहते हैं। फिर यानी नंबर इस तरह लिखे हों और उनके बाहर वाली साइडों पे ये वाली लकीरें यानी ये ब्रैकेट लगा दी जाएं तो वो कालब कहलाएगा। इसी तरह ये भी एक कालब है, यानी नंबर लिखे हुए हैं अंदर और ये एक दूसरी तरह का कालब है, लेकिन इसको भी कालब ही कहेंगे हम। रियाजियात की इस्तिलाह में उन हकीकी आदाद को जो कालब बनाने में इस्तेमाल होते हैं कालब के अरकान या अंदराज कहा जाता है, यानी एलिमेंट्स कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं, अरकान या अंदराज। अब देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो हकीकी आदाद इन ब्रैकेटों के अंदर होंगे वो कालब के अरकान होंगे या अंदराज होंगे। ठीक है जी, रवायती तौर पर रियाजियात में कालबों को अंग्रेजी के बड़े हरूफ, कैपिटल हरूफ तहजी मसलन ABCMN वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कालब का जो नाम है वो अंग्रेज़ी के जो बड़े हरूफ होते हैं उनसे ज़ाहिर किया जाता है, जबकि कालबों के अरकान को अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहजी यानी जो अरकान है जो ब्रैकेटों के अंदर लिखे जाएंगे वो हरूफ तहजी छोटे होंगे वगैरह से ज़ाहिर करते हैं।
तो ये बात अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि सबसे पहले कालब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कालब के अंदर जो हम लिखते हैं नंबर, हकीकी आदाद लिखते हैं, उनको अरकान कहते हैं या अंदराज कहते हैं। एक बात और ये याद रखनी है कि जो कालब होते हैं उनको अंग्रेजी के बड़े हरूफ से जाहिर किया जाता है, जो कालब का नाम होता है। इसी तरह जो कालब के अरकान होते हैं उनको अगर वो लिखने पड़ जाएं तो अंग्रेजी के छोटे हरूफ लिखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है कालब की कितारें और कालम। अब कालब के अंदर कितारें होती हैं और कालम होते हैं, रोज होती हैं या कॉलम होते हैं। बहुत आसान है ये। कालब की बनावट या साख्त को मजीद शनाख्त करने की खातिर इसके अरकान को उफ़की होता है, हॉरिजेंटल कहते हैं इसको, और रासी या अमूदी। अब ये उफ़की एक सिमत है और दूसरी सिमत होती है रासी या अमूदी, ठीक है। रासी या अमूदी एक ही सिमत को कहते हैं। तरतीब को समझना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको पहले ये तरतीब समझा देता हूँ कि उफ़की का मतलब क्या होता है, रासी या अमूदी का मतलब क्या होता है। बहुत आसान तरीका इसका एक ये है कि जो लकीरें लगी होती हैं आपके पेपर के ऊपर, ठीक है, आपकी किताब के ऊपर जिस तरह अल्फाज लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं ये कितार है, ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कितार। पहली कितार, दूसरी कितार, तीसरी कितार। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसको कहते हैं उफ़की सिमत, ठीक हो गया जी। और रासी या अमूदी का मतलब जिस सिमत में हम खड़े होते हैं, जिस सिमत में हमारे घर बने होते हैं नीचे से ऊपर को, ठीक है, हम जिस सिमत में खड़े होते हैं, ये बहुत आसान है कि खड़े हुए जो हम खड़े होते हैं जिस सिमत में, वो अमूदी या रासी सिमत होती है, और जिस सिमत में हम लेटते हैं वो उफ़की सिमत कहलाती है। तो ये ज़्यादा बेहतर और आसान जो है वो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट है मेरे लिहाज से याद रखने के लिए। सामने कालब ए में अरकान या अंदराज की उफ़की बनावट या साख्त को कितार कहते हैं। ये देखें, अब ये दाएं से बाएं हैं आपके, अगर आप अपने सामने देखें तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसको कहते हैं कितार, ठीक है। और इसी तरह R1, R2 और R3 कहा गया कि यानी ये कितार नंबर 1 है, ये कितार नंबर 2 है, ये कितार नंबर 3 है ये। इसी तरह कालब बी में अरकान या अंदराज की रासी या अमूदी बनावट या साख्त को कालम कहते हैं। अब कालम का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की सिमत में, जैसे मैंने आपको बताया कि खड़े हो, हम जिस सिमत में खड़े होते हैं वो हमारी कौन सी सिमत होती है, वो अमूदी सिमत होती है या रासी सिमत भी कहते हैं उसको। इसी तरह कालब के अंदर भी आपने देखना है कि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जो अरकान होंगे वो क्या कहलाएंगे, उसके कालम कहलाएंगे। तो ये 1, 2 और 3 कालम को C1, C2 और C3 से जाहिर किया रहेगा। ये पहला कालम, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है जी। ज़हन नशीन रहे कि कालब ए और कालब बी की हर कितार में अरकान की तादाद बराबर है। इसी तरह ए और बी के हर कालम में भी अरकान की तादाद बराबर है। यानी कालम में इसमें अगर 3 हमारे पास कितारें हैं तो तीनों में जो इसमें अरकान है वो भी बराबर होंगे। यानी पहली कितार में अगर 3 अरकान है तो दूसरी और तीसरी में भी 3 ही होंगे। इसी तरह कालम की अगर हम बात कर लें, अगर पहले कालम में 3 अरकान हैं तो दूसरे और तीसरे में भी 3 ही होंगे। अगर इससे ज़्यादा होंगे, जो कि आप बड़ी क्लासेस में FSC में BSc में जाके पढ़ेंगे, तो उसमें इससे भी ज़्यादा जो आपको अरकान मिलेंगे, यानी कितारें और कालम मिलेंगी। अच्छा, याद रहे कि इसके बाद है, याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि हर कालब की कितार और कालम में अरकान की तादाद हमेशा बराबर ही हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो अरकान है वो उनकी तादाद बराबर ही हो। कालब का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मर्तबा का क्या मतलब है? कितारों और कालमों की तादाद से कालब के मर्तबा का तयन होता है। बस इतनी बात याद रखनी है कि जो कोई भी कालब होता है उस कालब के अंदर जितनी कितारें होती हैं और जितने कालम होते हैं उनको उसका मर्तबा कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक कालब एम ले लें, कोई भी एक कालब ले लें, यहाँ पे एम लिखा है, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने लकीर के फ़कीर बनना है, जो किताब पे लिखा है वैसे ही आपने जाना है। यहाँ क्योंकि कालब का नाम जाहिर किया गया है वो हमने बड़े हरूफ तहज्जी से जाहिर करना है, तो एम की जगह पे आप ए से लेकर जेड तक कोई भी ले सकते हैं। कितारों की तादाद एम हो। अब ये ज़रूरी है कि जो कितारें होती हैं उनको एम से जाहिर किया जाता है, ये याद रखना है आपने मारूजी के लिए। और कालमों की तादाद एन हो, ठीक है। एम जो है वो कितारें होंगी और एन जो है वो कालम को जाहिर करेंगे, ये बात याद रख लेनी। तो कालब एम के मर्तबा को
m/n से जाहिर करते हैं। m/n का मतलब क्या है कि पहले नंबर पे आपने उसकी कितारें लिख देनी हैं, बाय लिख के दूसरे नंबर पे आपने उसके कालम लिख देने, तो वो मर्तबा जाहिर हो जाएगा। बहुत आसान है ये। जैसे देखें मसलन कालम ले लें, ये वाला एक, इसमें देखें ये पहली इसकी कितार है और ये इसकी दूसरी कितार है, इसका मतलब इसमें 2 कितारें हो गई। अब कालम की देखें सिमत, तो ऊपर से नीचे हम देखेंगे इसके ये कितने बनते हैं, इसके कालम 1 2 3 कालम बनते हैं इसमें। तो 2 कितारें और 3 कालम है, इसको लिखना कैसे है, 2/3, ठीक है, 2/3। चूंकि m में 2 कितारें और 3 कालम है, यहाँ पे यही हमने जाहिर किया। अगर ये लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले कालम में 2 कितारें हैं और 3 कालम हैं। अब एक और मिसाल यहाँ पे उन्होंने दे के हमें बात को वाज़ेह करने की कोशिश की है कि देखें ये पहली हमारे पास कितार है, ये वाली, ये दूसरी कितार, ये तीसरी कितार, ठीक है। इसी तरह ये पहला कालम, दूसरा कालम और तीसरा कालम, इसमें 3 कितारें हैं और 3 ही इसमें कालम हैं, तो ये आ जाएगा 3/3, ठीक है। और कालम ये वाला जो लिखा हुआ है p बराबर इसके, इसमें एक हमारे पास क्या है, कितार है, 1 2 और 3 कालम है इसमें, ठीक है जी। अब इसका मर्तबा क्या है, 1/3, ठीक है, 1/3 होगा इसका। इसी तरह अगर हम मसावी कालब की बात करें, जो कि इसके बाद हमें बताया गया है कि अगर a और b 2 कालब हो तो कालब a को b के या b को a के मसावी समझा जाए तो इनको a बराबर b से जाहिर किया जाएगा अगर। अब ये अगर का मतलब ये है कि ये शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तो जो कालब होंगे वो मसावी होंगे, अगर ये शर्तें पूरी ना होंगी तो वो गैर मसावी होंगे। जैसा कि देखें कालब a का मर्तबा कालब b के मर्तबा के बराबर होना चाहिए। यानी पहली बात तो यह है कि 2 कालबों को बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि उनका मर्तबा बराबर होना चाहिए। नंबर 2 पे हमें बताया गया है कि कालब a का हर रुकन कालब b के मुतनाज़रा रुकन के बराबर हो। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है जो आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि मुतनाज़रा रुकन क्या होता है। मुतनाज़रा रुकन का मतलब बेटा ये होता है, आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करने के लिए दिखाना चाहूँगा। ये वाली मिसाल ये नीचे जो दी गई है, ये L और M वाली, आपने इसको गौर से देखना है। मैं इसको मज़ीद बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है ये जो समझना। देखें कि मुतनाज़रा रुकन की बात मैं बताने लगा हूँ आपको। ये L हमारे पास एक कालब है, इसमें ये अरकान दिए गए हैं, ये M कालब है, इसमें ये अरकान दिए गए हैं। अब L कालब में इस जगह पर 2 लिखा हुआ है, M कालब में इस जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली जो जगह हैं इनको कहते हैं मुतनाज़रा जगह। यानी एक कालब में जिस जगह पर जो रुकन लिखा हुआ है दूसरे कालब में उसी जगह पर वही रुकन अगर लिखा होगा तो वो मुतनाज़रा अरकान बराबर होंगे, यानी वो जगह मुतनाज़रा कहलाएगी। इसके तनाज़र में ये वाला हिस्सा आएगा और नफ़ी 1 जो लिखा हुआ है इसके तनाज़र में ये वाला नफ़ी 1 आ रहा है। इसी तरह ये जो हमारे पास 3 है, ये 3 के तनाज़र में ये वाला 3 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये जो 2 लिखा हुआ है इसके तनाज़र में ये वाला नफ़ी 2 है। अब यहाँ पे नफ़ी 2 है, इसका मतलब इसके मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है, ठीक है, इसमें बराबर नहीं है। ये 2 2 के बराबर, ये 3 3 के बराबर, नफ़ी 1 के बराबर, लेकिन ये मुस्बत 2 है, ये मनफी 2 है। इसलिए ये जो L और M है ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि इसके मुतनाज़रा अरकान बराबर नहीं है, ठीक है जी। ये मिसाल से मैंने आपको बात वाज़ेह करने की कोशिश की है। मर्तबा की बात करें तो ये जो नीचे मिसाल दी है L और M वाली, इसमें 2/2 L का मर्तबा है, M का भी मर्तबा 2/2 है। पहली शर्त पूरी होगी लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, जिस वजह से ये वाले जो कालब हैं ये मसावी नहीं हैं, ठीक है। एक और मिसाल दी है वो मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक मिसाल से आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब हमारे पास आ गई है मश्क 1.1। इसमें पहला जो सवाल है उसमें हमें कहा गया है कि दर्ज झैल कालबों का मर्तबा बताइए। इसका हमने क्या बताना है, मर्तबा। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो कालब है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे अभी मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ। ये कालब हमारे पास यहाँ पे
जो पहला इसका जुज़्व है वो है ए, बराबर किसके दिया है उन्होंने, 2, 3, नफी 5 और 6 के। ठीक है जी, ये है हमारे पास कालब ए। और कालब ए का जो मर्तबा है वो बताने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें कितारें कितनी हैं और इसमें कालम कितने हैं, ये पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहां पहले हम लिख लेते हैं कालब का मर्तबा। ठीक है, मर्तबा बताने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं m/n। ये फार्मूला है हमारे पास। m का मतलब है उसमें कितारें कितनी हैं। अब आप यहां पे देखें, ये हमारे पास है कितार नंबर 1, ये है कितार नंबर 2। इसी तरह कालम की बात करें अगर, तो ये कालम नंबर 1, ये कालम नंबर 2, यानी इस वाले कालब के अंदर 2 ही हमारे पास कितारें हैं और 2 ही कालम हैं। तो इसका मर्तबा हम क्या लिखेंगे, यह रहेगा 2/2, यानी 2/2 आ जाएगा इसका मर्तबा। यहां पे ऐसे हम लिख देंगे कालब का मर्तबा या कालब ए का मर्तबा, कालब का मर्तबा या कालब ए का मर्तबा, क्योंकि हम ए लिख रहे हैं तो इसी का मर्तबा नीचे लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सी पार्ट की। ठीक है, सी वाला जो जुज़्व है उसमें दिया हुआ है हमारे पास कालब 2 और 4, उसमें अरकान दिए हुए हैं, तो इसका हमने मर्तबा लिखना है। तो यहां हम लिखेंगे कालब सी का मर्तबा। ठीक है जी, इसका मर्तबा लिखेंगे तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ये m/n। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया जिससे हमने जाहिर करना है। तो ये आएगा यहाँ पे, एक हमारे पास कितार है और 2 कालम है इसमें, ये देखें आप इस तरह। तो ये आ रहेगा 1/2, 1/2। ठीक है, ये कालब सी का मर्तबा आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, इसी तरह अब हम बाकी कालबों को भी देख लेते हैं कि उनका मर्तबा क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम डी की बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि डी की बात करें अगर, यहाँ पे उसी तरह आपने लिखना है कालब डी का मर्तबा बराबर है m/n, फिर नीचे वाली कितार में आपने लिख देना उसका मर्तबा के, इसका 2/3 है, 3/1 है, या जो भी आपने लिख देना, जैसा भी होगा। अब हम देख लेते हैं इसमें, ये हमारे पास पहली कितार, ये दूसरी कितार, ये तीसरी कितार, 3 कितारें हैं इसमें और एक ही इसमें क्या है, कालम है। तो इसको हम लिखेंगे 3/1, 3/1 आ जाएगा इसका मर्तबा। ई की बात करें तो इसमें देखें 1, 2, 3 इसमें कितारें हैं और 2 इसमें कालम है, तो इसका मर्तबा आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है, एफ की बात करें तो इसमें 1 कितार है और 1 ही कालम है, तो ये आ जाएगा 1/1। अगर हम जी की बात करें तो इसमें देखें 1, 2, 3 हमारे पास कितारें और कालम कितने, 1, 2, 3 ही कालम है, तो 3/3 इसका मर्तबा आ जाएगा। एच की बात करें तो इसमें 1 और 2 कितारें हैं लेकिन 1, 2, 3 कालम है, तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ये 2/3। तो इस तरीके से हमारा ये जो सवाल नंबर 1 है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा यह गया है कि मालूम कीजिए कि मदरजा झैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। तो मसावी कालब होने के लिए, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में देखा था कि मसावी कालब होने के लिए 2 शराइत ज़रूरी हैं पूरी होना। नंबर 1 उनका मर्तबा बराबर हो, नंबर 2 है उनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हो। अब हमने ये देख लेना है कि इनमें से किन किन कालबों का मर्तबा और किन किन कालबों के मुतनाज़रा अरकान बराबर हैं। वो वाले कालब बराबर होंगे यानी मसावी होंगे, बाकी गैर मसावी होंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये है 3, इसमें इसका मर्तबा 1/1 है। कोई और कालब देखें जिसका मर्तबा 1/1 हो। इस पूरे हिस्से में ये देखें, ये सी को गौर से देखें ज़रा, 5 नफ़ी 3 लिखा है। अगर हम इसको मुख्तसर करें तो इसका मतलब होगा ये वाला कालब 5 नफ़ी 2 होता है 3 के बराबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसका मर्तबा 1/1 है
और इसके मुतनाज़रा अरकान में सिर्फ एक रुकन आता है 3, वो 3 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए हमारे पास कालब है वो बराबर है किसके, सी कालब के। ठीक है जी, ये तो 2 कालब बराबर बता दिए हमने। अब बी की बात करते हैं। बी में रुकन है 3 और 5। ठीक है, अब हमने देखना है कि कोई ऐसा और कालब है जिसमें यही वाले अरकान पाए जाते हों। अगर ये बी को देखें और आई को देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 जमा 2 है, इसको मुख्तसिर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 जमा 2 5। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब बी और आई बराबर हो जाएंगे। यहां हम लिख लेते हैं बी बराबर है आई के। ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। सी बराबर ए के था, इसलिए अब हम सी से आगे डी पे चले जाते हैं। डी में देखें, ये है हमारे पास 5 और 3। 5 और 3 है हमारे पास ये इसके अरकान, और अभी तक इसके अलावा कोई और हमें कालब ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके अरकान में क्या आए, 5 और 3 आए। चलें आगे बढ़ जाते हैं, अभी हम फिर बाद में देख लेंगे अगर कोई मिल गया ऐसा तो। अच्छा, यहाँ देखें ई वाला जो कालब है उसमें है 4 0 6 2। इसके बिल्कुल नीचे देखें, ये ई वाला और एच वाला 4 0 6 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ई और एच बराबर हो गए। लेकिन अगर हम जे पे नज़र दौड़ाएं थोड़ी सी, उसको गौर से देखें तो 2 जमा 2 4 होता है, 2 नफी 2 0 होता है, 2 जमा 4 6 होता है, 2 जमा 0 2 ही होता है। तो ये भी इसके बराबर हो गया। इसका मतलब कि ई बराबर है एच के और ये भी बराबर है जे के, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। एफ की अगर हम बात करें तो वो है, यहां पर गौर करने से हमें पता चलेगा कि 2 और 6 इसके अरकान है और जी के अरकान भी यही हैं। 3 में से 1 नफ़ी कर देंगे तो 2 बच जाएगा, 3 में 3 जमा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 नफ़ी 1 2, 3 और 3 6। तो एफ और जी बराबर हो गए। एफ बराबर किसके हो गया, जी के। इस तरीके से हमारा ये वाला जो सवाल नंबर 2 है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। इस मश्क का आखिरी सवाल अभी हम हल करते हैं, बहुत आसान भी है और इस मश्क के हवाले से यही वाला सवाल जो है वो लिखवाते हैं अक्सर उस्ताज़ा। ए बी सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए जो दी हुई मसावात को दुरुस्त कायम रखती हैं। मसावात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, अब जब भी 2 कालब के दरमियान में बराबरी की अलामत आ गई तो हमारे दिमाग में फ़ौरन मसावी कालबों की तारीफ आनी चाहिए कि जिसमें हमें पता होगा कि इन कालबों के जो मुतनाज़रा अरकान है वो भी बराबर हैं और इनका मर्तबा भी बराबर है, इसीलिए इनके दरमियान में उन्होंने मसावी की अलामत लिखी हुई है। ये पहली बात आपके दिमाग में ज़रूर आनी चाहिए। अब हमने क्या करना है दूसरे नंबर पे कि जब हमें पता है कि इनके मुतनाज़रा अरकान बराबर हैं तो हम उनका मुवाजना कर लेते हैं और मुवाजना करने से फिर हम उनकी कीमतें मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला काम जो हमने करना है, जो लिखना है, वो ये है कि मुतनाज़रा अरकान का मुवाजना करने से, ठीक है, मुतनाज़रा अरकान का मुवाजना करने लगे हैं अभी हम। ए जमा सी के तनाजर में ये 0 आएगा तो यहां हम लिखेंगे ए जमा सी बराबर है 0 और ये आ गई हमारे पास मसावात नंबर 1। ठीक है जी, इसी तरह ए जमा 2b, ए जमा 2b बराबर है नफी 7 के, यानी ये वाला जो रुकन है इसके तनाजर में ये रुकन आ गया। ठीक है जी, बल्कि मैं ऐसे करता हूं कि इसके लिए कलर में चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। हर एक मसावात के लिए अलग रंग में इस्तेमाल करता हूं ताकि वो अलग अलग ही फिर उनको हल किया जाए। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारे पास मसावात नंबर 2। अच्छा जी, ये वाली मसावात हो गई हमारे पास 2। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला रुकन सी नफ़ी 1 ये बराबर होगा 3 के, क्योंकि इसके तनाजुर में 3 आता है। ये वाला जो रुकन है 4d नफ़ी 6, इसके तनाजर में ये वाला रुकन है 2d।
तो यहाँ हम लिख देते हैं 4D नफी 6 बराबर है 2D के। ये आ गई हमारे पास मसावात नंबर 4। ठीक है, अब हमारे पास ये मसावातें आ गई। ये 8वीं जमात में भी आपने ऐसे सवालात हल किए होंगे, छठे चैप्टर में, छठे वाले जो यूनिट है उसके अंदर, कि हमने कैसे कीमतें मालूम करनी है मुवाजना करके या कीमतें दर्ज करने से। अगर याद है ठीक है, वगरना यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखें बेटा, अगर हम इसमें तीसरी मसावात को पहले नंबर पे गौर से देखें तो इसमें एक ही हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल को उर्दू में क्या कहते हैं अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा जो है वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया हुआ है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा इस बारे में। ये जो सी है ये एक गैर मालूम मिकदार है, ये ऐसे कह लेते चले, ये गैर मालूम मिकदार है, और बाकी नफ़ी 1 और 3 ये दोनों मालूम मिकदारें हैं हमारे पास। तो इससे हमारे पास सी की कीमत आसानी से आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इस वाली मसावात का जो है वो इंतखाब कर लेते हैं और इससे सी की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मसावात नंबर 3 लेने से। ठीक है जी, मसावात नंबर 3 क्या है? अब यहां पे अगर हम देखें तो वो है सी नफी 1 बराबर है 3 के। अब हमें सी की कीमत चाहिए तो नफी 1 को इधर ले आएंगे बराबर की दूसरी तरफ, तो वो उधर आके जमा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 जमा 1। तो सी की कीमत हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 3 जमा 1 4। तो ये पहले नंबर पे हमने एक कीमत मालूम कर ली, ए बी सी डी में से सी की कीमत मालूम कर ली। अब अगर आप गौर से देखें सवाल को तो सी की कीमत हमारे पास आ गई है। अगर हम सी की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें, यानी इस सी की जगह पे इसकी कीमत दर्ज कर दें, तो सिर्फ ए रह जाएगा, तो ए की कीमत भी आ जाएगी हमारे पास। तो हम यही लिखते हैं अब यहाँ पर कि सी बराबर 1, माजरत सी बराबर 4 मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से, दर्ज करने से। ठीक है जी, अब देखें मसावात नंबर 1 है हमारे पास ए जमा सी। सी की जगह पे अब हम 4 दर्ज करेंगे, क्योंकि हमने कह दिया है ये कि मसावात नंबर 1 में सी की जगह पे 4 दर्ज करने से, तो ये बराबर 0 क्या आ जाएगा? अब ये जो 4 है इधर आके नफी हो जाएगा, तो ये आ गया ए बराबर है नफी 4 के। अब हमारे पास 2 कीमतें आ गई यहाँ पे, सी की आ गई और ए की कीमत आ गई। इसके बाद अगर देखें मसावात नंबर, अब हम 2 को भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी में से किसी ए की कीमत अगर हमें मालूम होगी तो हम दूसरी कीमत मालूम कर सकेंगे। तो पहले हम चलें 2 को ही हल कर लेते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की कीमत जो है वो मसावात नंबर 2 में दर्ज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे लिख देते पहले ए बराबर नफी 4 मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से। ठीक है जी, अब हम देखते हैं मसावात नंबर 2 क्या है हमारे पास। ए जमा 2D, यहां लिखते हैं ए की जगह पे उसकी कीमत लिखनी थी, नफी 4 जमा 2D बराबर नफी 7 के। ठीक है जी, अब नफी 4 को इधर ले आते हैं, हमें डी की कीमत चाहिए, तो नफी 4 इधर आके जमा हो जाएगा, ये बन जाएगा नफी 7 जमा 4। 2D बराबर है नफी 7 में से 4, नफी 7 और जमा 4, जमा नफी नफी होता है, यानी इन दोनों ने तफरीक हो जाना है। 7 में से 4 निकाले तो 3 होता है, तो यहां हम लिख देते हैं नफी 3, क्योंकि बड़ी कीमत जो है वो 7 है, उसके साथ नफी की अलामत है, तो जवाब नफी में आएगा। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये 2 जो है वो डी से ज़रब हो रहा है, दरमियान में कोई भी अलामत ना हो तो वो इनसे ज़रब हो रहे होते हैं, तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, ये नफी 3/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक और कीमत आ गई। ठीक है जी, अब सी की कीमत, ए की कीमत और डी की कीमत, अब रह गई हमारे पास सिर्फ बी की कीमत। यहां पे बी आना था, मैंने डी लिख दिया है, माजरत ख्वाह हूं इसके लिए।
इस गलती के लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। डी की जगह पे बी लिखना है बस हमने, बाकी सारा ठीक किया हुआ है। यहाँ 2B है ये बेटे, माजरत हो जाती है गलती बाज़ दफ़ा। तो ये बी आ गया। अब हम डी की कीमत मालूम कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मसावात नंबर हमारे पास 4 है इसका इंतखाब करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मसावात नंबर 4 लेने से। यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी मसावात नंबर 4 लेने से। तो मसावात नंबर 4 क्या है, दोबारा मैं एक दफ़ा देख के लिख देता हूँ। 4D नफी 6 4D नफी 6 बराबर है 2D। मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेता हूँ ताकि पहले की तरह दोबारा कोई गलती ना रहे। 4D नफी 6 बराबर 2D। जी ठीक है जी ये। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये डी वाली कीमत, इधर भी डी वाली कीमत है। तो हम ऐसा करते हैं, ये 2D है 2D है, इसको इधर ले आते हैं ताकि 4 में से जब 2 नफ़ी हो तो जवाब मुस्बत में आ जाए, ठीक है। ये नफ़ी 6 को दाएं तरफ ले जाते हैं, ये जमा हो जाएगा। तो इसको लिख देता हूं मैं अभी 4D नफ़ी 2D बराबर है जमा 6 के। 4 में से 2 निकालेंगे तो 2D आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 6 के। तो D बराबर यहाँ पे आ जाएगा 6/2 के, क्योंकि 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो गया। तो D की कीमत आ गई हमारे पास 3। ये D की कीमत भी हमने मालूम कर ली है। अब हमारे पास सारी की सारी कीमतें आ गई, A की, B की, C की और D की। ये तमाम की तमाम कीमतें ही हमने मालूम करनी थी इस सवाल में, यही हमें कहा गया था। इस तरीके से हमारा ये सवाल मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। मश्क भी मुकम्मल हल हो गई है। किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी हो, कोई सवाल में समझ ना आई हो, किसी बात की समझ ना आई हो, तो आप बेझिझक किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको इत्मीनान कुन जवाब देने की। बहुत शुक्रिया।